So good morning to all. Today our topic of OBG, fourth year students. The topic is preterm labor and the premature rupture of membrane. I am myself Sunita Bhatt, Assistant Professor in IIMT University, College of Medical Sciences, Nursing Department. So first of all we define preterm labor and the premature rupture of membrane, that is also known as PROM. But before going to that, after the lecture, what the objective of this lecture? After this lecture, you will define the preterm labor and the PROM, incidence, etiology and the risk factors, diagnosis and the management. Now the definition, as the name is prescribed, preterm. Preterm means before the time. That before the time means before 36 of gestation period. We define as a labor that occurs after the 24th weeks, but before the 37 completed week. Means 37 weeks के पहले अगर आपको labor हो जाता, that is known as preterm labor, right? So incidence की बात करें तो preterm labor की तो all through it is has an incidence of 10%. It is contribution to the neonatal mortality, यानी बच्चे के बीमार होने से और उसके मृत्यु दर में बढ़ाने के लिए एक 10% जो कॉज है वो है प्रीटर्म लेबर, राइट. सो न्यूनेटल मॉर्बिलिटी एंड द मोर्टेलिटी इज द हाई रेंज फ्रॉम 50 to 70%. अगर प्रीटर्म लेबर हो जाता है तो वो न्यूनेटल मॉर्बिलिटी और उसकी मोर्टेलिटी के लिए हाई रिस्क क्रिएट करता है. कितने परसेंट? 50 to 70%. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इटियोलॉजी एंड द रिस्क फैक्टर. सबसे पहले हम बात करेंगे इडियोपैथिक. ये सबसे कॉमनेस्ट है. इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दिस आर द अननोन कॉजेज विच रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रीटर्म लेबर. लाइक सबसे पहले हम बात करेंगे तो पहला आता है इसमें लो सोशो इकोनॉमिक क्लास. ये सबसे बड़ा कारण रहता है प्रीटर्म लेबर के लिए. एंड द प्रीवियस प्रीटर्म, प्रीवियस प्रीटर्म मीन्स जो उसको पहले भी उसको डिलीवरी जो उसने किया है इससे पहले वाला, वो क्या है, उसको प्रीटर्म लेबर हुआ है. तो बहुत हाई चांसेस हैं सेकेंड डिलीवरी के कि वो प्रीटर्म ही होगा. एंड द रिस्क इन द नेक्स्ट प्रेगनेंसी इज 3:9 रेशियो एंड इट इज़ इंक्रीज टू दी 6.5 विद द 2. यानी सेकेंड 2 प्रेगनेंसीज में इसका रिस्क बढ़ता चला जाएगा. यानी कि उसको पहले भी प्रीटर्म हुआ है, उस प्रीटर्म के बाद उसको प्रीवियसली प्रीटर्म लेबर हुआ है, डिलीवर किया उसने, तो उसके चांसेस क्या हैं, 3:9 हो जाते हैं सेकेंड वाली डिलीवरी पे. पर जैसे जैसे ये इंक्रीज़ होगा, अगर उसको जो दूसरा डिलीवर करेगा तो इट्स इंक्रीज बाय 6.5%. सो रिपीटेड स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, अगर उसको बार बार स्पॉन्टेनियस उसका अबॉर्शन होता है तो भी ये एक बहुत बड़ा इटियोलॉजी है कि वो उसको प्रीटर्म लेबर होने के हाई रिस्क में वो आ जाता है. द नेक्स्ट वन इज़, अगर हम बात करें ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेज़, तो ये जो ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेज़ हैं इसमें है मल्टीपल प्रेगनेंसी. मल्टीपल प्रेगनेंसी मींस उसके पेट में ट्विंस है, ट्रिपलेट्स है, तो ये भी एक प्रीटर्म लेबर का एक बहुत बड़ा कारण है जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेज़ में इंक्लूड करते हैं. प्री मैच्योर प्रीटर्म रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, क्योंकि प्री मैच्योर है, प्रीटर्म है, तो बहुत चांसेस हैं उसके जो रैप्चर है मेम्ब्रेन, जो रैप्चर का रेशियो है वो इंक्रीज़ हो जाता है. जेनेटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि अगर उसे कोई भी जेनेटिकल इन्फेक्शन है तो वो भी उसको कहाँ ले जाएगा, प्रीटर्म लेबर की तरफ को बढ़ा देता है. वो हाई रिस्क में उसको काउंटेबल करते हैं. सच एज अगर हम इन्फेक्शन की बात करें तो उसमें सबसे पहले बात करते हैं बैक्टीरिया वेजिनेसिस, यानी कि उसको बैक्टीरिया से है, एंड द बी स्ट्रेप्टोकोकस. ये 2 ऐसी जेनेटल इन्फेक्शंस हैं जिसकी वजह से प्रीटर्म होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं. एंड द सर्वाइकल इनकम्पोटेंस, यानी कि जो उसका सर्विक्स है वो इस कैपेबिलिटी का नहीं है जिससे वो डिलीवर करने के लिए उसके टोनोसिटी अच्छी हो. सो दैट इज कॉल्ड द सर्वाइकल इनकम्पोटेंस. एंड द फिफ्थ वन इज यूट्राइन एनोमलीज, यानी कि उसके यूट्रस में ही कोई डिफॉर्मिटी है एज ए स्ट्रक्चर और फंक्शनल, तो उसको हम यहाँ काउंट करते हैं क्या, यूट्राइन एनोमलीज. सो दीज आर द 5 ऑब्स्टिकल कॉजेज जो प्रीटर्म लेबर की तरफ उसको हाई रिस्क के रेशो में हम उसको काउंट करते हैं. जैसे हमने पहले बात की इडियोपैथिक वाले में, जिसमें हमने बात की थी जो एनवायरमेंटल कॉज हैं या अननोन कॉजेज हैं, उसका इकोनॉमिकल स्टेटस. सेम लाइक दैट इन द बी कैटेगराइज में हम ऑब्स्टिकल कॉजेज को लेके आते हैं.
नेक्स्ट है एडाजोनिक कॉजेज। सो ये जो एटाजोनिक कॉजेज हैं ये वो कॉजेज हैं जो किसी डिजीज़ की वजह से या किसी ट्रीटमेंट की वजह से क्या हो जाएगा, उसमें ये भी कारण अपना एक कंट्रीब्यूशन देते हैं प्रीटर्म लेबर की तरफ। जैसे इसमें सबसे पहले आता है इंडक्शन ऑफ लेबर, जिसे हम IOL कहते हैं, और सिजेरियन सेक्शन, जिसके लिए हमको ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं और वो कॉज कर देता है प्रीटर्म लेबर को। फॉर द ऑब्स्टेकल कॉज एज अ पैट, यानी पैट मीन्स प्री एक्लेम्शियम टॉक्सियोमिया, राइट। हम अगर इसके लिए इसका जो ट्रीटमेंट है वो भी कॉज करता है उसको प्रीटर्म लेबर की तरफ ले जाने के लिए। पैट मीन्स द प्लेसेंटा प्रीविया एंड द अब्रेशियो, अगर उसको प्लेसेंटा प्रीविया है या उसका अब्रेशियो प्लेसेंटा है हो गया है तो भी ये प्रीटर्म लेबर की तरफ जाएगा। इट्स अ हाई रिस्क। सो कैसे हम डायग्नोज करेंगे? डायग्नोज करने के लिए हम सबसे पहले तो डॉक्यूमेंटेशन करेंगे कि उसको किस तरह का यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, किस लेवल के आ रहे हैं, किस फ्रिक्वेंसी के वो कॉन्ट्रैक्शंस हैं जिसकी जो उसे प्रीटर्म लेबर की तरफ लेके जा रहे हैं। अगर वो कॉन्ट्रैक्शन हाई लेवल के हैं तो हम उसको डिलीवर कराने की तरफ जाएंगे। अगर हमें लग रहा है कि वो प्रीटर्म लेबर जो उसको आ रहा है उसको हम सुप्रेस कर सकते हैं तो हम उसको ट्रीटमेंट की तरफ भी जाएंगे, जिसको हम आगे वाली स्लाइड में आपको डिस्कस करेंगे। एंड पहले तो हमने यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को डॉक्यूमेंटेशन किया, यानी उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया, एंड देन डॉक्यूमेंट्स ऑफ सर्विकल चेंज। साथ में कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ सर्विक डायलेशन कितना हो रहा है, किस रेशो में वो डायरेक्शन जा रहा है, सॉरी, तो हम सर्वाइकल चेंजेस को भी एज द सर्वाइकल एफिकेशन ऑफ 80%, यानी अगर उसका सर्वाइकल एफिकेशन मीन्स थिकनेस ऑफ सर्विक्स हो रहा है अगर 80% तक, या सर्वाइकल डायलेशन जो है वो 2 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा है, ये इसके डायग्नोसिस हैं कि उसको प्रीटर्म लेबर हो रहा है। नेक्स्ट है हाउ यू मैनेज, कैसे आप उसको मैनेज करेंगे। सबसे पहले तो हम पेशेंट को पुट द पेशेंट ऑन द ETG टू कन्फर्म द यूट्राइन एक्टिविटी। ये कार्डियोटोकोग्राफी है, इससे हम असेस कर लेते हैं कि उसकी यूट्रस की कितनी एक्टिविटी वो शोन ऑन कर रहा है प्रीटर्म लेबर के टाइम पर। असेस द सर्वाइकल स्टेटस, और हम उसका सर्वाइकल स्टेटस जो देख रहे हैं कितना डायलेशन हो रहा है, कितनी फ्रिक्वेंसी के साथ हो रहा है, कितना एफिगेशन है उसमें, उसी के हिसाब से हम, और हमें ये भी देखना है, असेस करना है कि उसका प्रेजेंटिंग पार्ट क्या है, वेदर इज़ अ वर्टेक्स और बटक्स, जो भी माल पोजीशन है या नॉर्मल है, ये सब हमको उसी टाइम पर इस मैनेजमेंट में असेस करना है। एंड द वजाइनल स्वैब फॉर द बैक्टीरियल वजाइनोसिस, और हम वजाइनल स्वैब से ये देख सकते हैं उसके पास कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं है। एंड द बी स्ट्रेप्टोकोकस एंड गिव द एंटीबायोटिक, अगर उसको ये है तो हमें उसे कोई इन्फेक्शन है तो हमें उसको क्या देना है, एंटीबायोटिक को इंट्रोड्यूस कर देना है। एंड हाइड्रेट द पेशेंट, और पेशेंट को हमें क्या करना है, फुल्ली हाइड्रेट करके रखना है, उसको डिहाइड्रेशन की तरफ नहीं लेके जाना है। सो टोकोलिटिक थेरेपीज़, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एड्रोजेनिक एगोनिस्ट, जो क्या करते हैं, ब्लॉकर्स का काम करते हैं। एंड द बी सिंपैथोमेटिक एजेंट्स, या तो हम एड्रोजेनिक एगोनिस्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बी सिंपैथोमेटिक एजेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका क्या मैकेनिज्म है, ये जो ये काम करते हैं एड्रेनोजेनिक एगोनिस्ट, ये क्या करते हैं, कन्वर्ट द ATP जो सेल में प्रेजेंट होते हैं विद इनटू द C कैंप, यानी साइक्लिक AMP पे ले आते हैं। देवर आर द ब्लॉकर्स इन द सेल कॉजिंग डिक्रीज ऑफ द फ्री कैल्शियम आयंस, और ये क्या करते हैं, जो फ्री कैल्शियम आयन है उनको क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। सो इनके साइड इफ़ेक्ट्स, तो जो साइड इफ़ेक्ट है मेनली आप देखेंगे कि जब इनको हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्या साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे इन मेडिसिन के। मेनली द कार्डियोवैस्कुलर एज इंक्रीज हार्ट रेट एंड द हाइपोटेंशन, और क्या करेंगे वो, उसको जो उसका BP है उसको लो करने में, और उसका जो हार्ट रेट है उसको इंक्रीज़ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। चेस्ट पेन हो सकता है उसको, इन 1 to 2% लोगों में उसको चेस्ट पेन हो सकता है। एंड फ्रॉम द मायोकार्डियम SCM, यानी कि उसको मायोकार्डियम SCM में भी होने के चांसेस हम शोन हो सकते हैं। वो 1 से 2% लोगों में इस साइड इफेक्ट को देखा जाता है। रेयरली जो देखा जाता है वो पल्मोनरी ओडिमा देखने को मिलता है, पर्टिकुलरली विद दी अनकरेंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी। अगर हम कोई अनकरेंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी उसको दे रहे हैं तो हमें रेयरली उसको पल्मोनरी ओडिमा भी देखने को मिलता है। एंड इंक्रीज द लीवर एंड द मसल्स ग्लाइकोजेनेसिस कॉजिंग द हाइपर कैल्सीमिया।
अगर हम इंक्रीज द लीवर और मस्कुलर कॉजेज, अगर ये बढ़ जाता है तो हम देखने को मिलेगा हमें क्या, हाइपोग्लाइसीमिया, ये भी हमें देखने को मिलेगा कि अगर उसकी लीवर की और मस्कुलर ग्लाइकोजन इंक्रीज हो जाता है, ये भी इसका एक साइड इफेक्ट है। इसको जब हम देते हैं एगोनिस्ट को तो ये इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से उसको हाइपरग्लाइसेमिया हो जाता है। एंड सेकंड, इन इंक्रीज इन द इंसुलिन कॉज द हाइपोकैल्सीमिया, और उसमें इंसुलिन का लेवल भी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है और हमारा इंसुलिन एक्टिवेट ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से उसको हाइपोकैल्सीमिया होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। एंड द रिट्रोरिन हाइड्रोक्लोराइड, जिसको हम यूटोपार भी कहते हैं, ये जो काम करता है, जो सुप्रेस द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ये क्या करते हैं, जो हमारे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं उनको सुप्रेस कर देते हैं, उन्हें रोक देते हैं। अब बात करते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट ज़्यादातर हम प्री एक्लेम्शिया पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो इसका जो मैकेनिज्म है वो क्या करता है, कंप्लीट विद द कैल्शियम फॉर द एंट्री इनटू द सेल। वो क्या करता है, कैल्शियम के साथ जाके उसकी एंट्री इनटू द सेल को एट द टाइम ऑफ डीपोलराइजेशन, जिस टाइम पर डीपोलराइजेशन हो रहा है उस टाइम को क्या करता है, इस कैल्शियम के लेवल को, इंट्रासेलुलर कैल्शियम की मात्रा को क्या करता है, कम कर देता है, जिसकी वजह से कैल्शियम लेवल हमारे उसमें कम हो जाता है। इसके भी साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, वार्म एंड फ्लशिंग। वार्म उसकी वो गर्म हो जाएगा, एंड द फ्लशिंग में उसके चेहरे पर और उसकी बॉडी पर आपको रेडिशनेस और तेजपन, जैसे लालपन होता है जिसे कहते हैं, वो आपको देखने को मिलेगा। रेस्पिरेटरी अरेस्ट भी हो सकता है, इसका साइड इफेक्ट है मैग्नीशियम सल्फेट का। एंड द नेक्स्ट इज फीटल हाइपोटोनिया ड्यू टू द डिक्रीज ऑफ कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम लेवल कम हो गया था पीछे आपने जो आप देख रहे हैं डीपोलराइजेशन के समय पे, उसका क्या हुआ, इंट्रासेलुलर कैल्शियम कम हो गया मदर का, तो उसकी वजह से बच्चे में कैल्शियम का लेवल डिक्रीज हो जाएगा, एंड ही और शी इज गोइंग टू द फीटल हाइपोटोनिया। नाउ द प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेटेस इनहिबिटर्स, अगर हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं उस टाइम पे तो इसके भी अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। सबसे पहले तो वो जो फीटल है उसका रीनल ब्लड जो फ्लो है उसको डिक्रीज़ कर देगा, रीनल से जो उसको ब्लड फ्लो बच्चे को जा रहा है उसमें डिक्रीजिंग हो जाएगी। एंड इट्स कॉजेज द ओलिगोहाइड्रोमेनोस, ओलिगोहाइड्रोमेनोस उसमें अमीनो सिंथेसिस फ्लूइड जो हमारा है वो उसकी मात्रा कम हो जाएगी, जो नॉर्मली 1000 ml हमारी रहती है वो उससे डिक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से बच्चे को क्या होगा, प्रीटर्म लेबर की तरफ को इंक्रीज हो जाएगा। एंड द प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टेरियोसिस विच लीड टू द पल्मोनरी हाइपरटेंशन, अगर प्रीमेच्योर क्लोजर हो जाएगा डक्स आर्टरीज का, आर्टरी डक्टस का, तो क्या होगा बच्चे में, क्या लीड कर देगा ये पल्मोनरी, तो ये कॉज करेगा उसमें क्या, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। एंड नार्कोटिजेनिक एंट्रोक्लोराइटिस, ये भी बच्चे में इंक्रीज हो जाएगा, जो उसके इंटेस्टाइन है उसमें उसको जो उसके नेक्रोसिस है वो फॉर्मेशन हो जाएगी, ब्लड सप्लाई में ऑक्सीजन सप्लाई थोड़ा कम हो जाएगा। एंड द फीटल इंट्राक्रेनियल हैमरेज, इट इज़ अ हैमरेज, सॉरी दिस इज अ स्पेलिंग मिस्टेक, फीटल इंट्राक्रेनियल हैमरेज होने के चांसेस भी बच्चे में बढ़ जाएंगे अगर हम मदर में इंट्रोड्यूस करते हैं। एंड द एंडोमेथासिन इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज, और यहाँ पर हम जो यूज़ करते हैं वो उसका जो नाम है दैट इज कॉल्ड द एंडोमेथासिन इज एम द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, राइट। तो इसमें सबसे पहले है नेफेडिन, जो इनहिबिट करता है इन फॉरवर्ड करंट ऑफ द कैल्शियम, वो कैल्शियम के करंट को आगे फॉरवर्ड करता है कैल्शियम आयन ड्यूरिंग द सेकेंड फेज ऑफ द एक्शन पोटेंशियल ऑफ द यूट्राइन मसल, जो सेकेंड फेज है हमारा उसमें जो एक्शन पोटेंशियल को इंक्रीज करता है दैट इज अ यूट्राइन मसल्स, जो हम कैल्शियम चैनल्स ब्लॉकर्स को इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड द नेफेडिन। इसके भी अपने एक साइड इफेक्ट हैं, जो भी मेडिकेशन आप उस टाइम पे कर रहे हैं प्री मैच्योर लेबर के मैनेजमेंट के लिए, उसका अपना साइड इफेक्ट है, उसको हेडेक हो सकता है, मदर को फ्लशिंग हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया फ्लशिंग में उसको चेहरे पे उसको लालपन हो सकता है, उसकी बॉडी पूरी रेडिशनेस लेके आ सकती है, उसको हाइपोटेंशन हो जाएगा एंड द ट्रैकिकार्डिया, और उसको क्या होगा, उसकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी। नाउ द ऑक्सीटोसिन एंटागोनिस्ट, अगर हम ऑक्सीटोसिन एंटागोनिस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो इसके भी अपने एक साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो है सबसे पहले अगर आप इसका साइड इफ़ेक्ट देखेंगे तो दैट इज़ नोजिया, यानी ऑक्सीटोसिन एंटागोनिस्ट मीन्स जो ऑक्सीटोसिन को रिलीज होने से रोकेंगे। ऑक्सीटोसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीजिंग ऑफ द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन।
सो इसमें उसको क्या फील होगा, मदर को नोजिया हो सकता है, डिजीनेस, हेडेक एंड फ्लशिंग। फ्लशिंग मैं आपको पीछे से बता दे रही हूँ, डिजीनेस, नोजिया, उसको वॉमिटिंग जैसा लगेगा, डिजीनेस मीन्स उसको धुंधला धुंधला स्मोकी जैसा दिखाई देगा, एंड द हेडेक, उसको हेडेक हो सकता है, और उसकी बॉडी में रेड रेड रैशेस हो सकते हैं। एंड सबसे दूसरा ये है जो एंटागोनिस्ट इसके आते हैं, ये थोड़े एक्सपेंसिव ड्रग्स हैं, जैसे इसमें आता है एट्रोसोपेन टेट्राकोलाई। कॉन्ट्राइंडिकेशंस फॉर द टोकोलाइटिक थेरेपी, कहाँ कहाँ पर हम इसको कॉन्ट्राइंडिकेटेड है ये कि हमें वहाँ इसका इस्तेमाल, इन सब ब्लॉकर्स का, एंटागोनिस्ट का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर क्या है उसको सीवियर पैट है, पैट जैसे मैंने आपको बताया था, प्री एक्लेम्शिया टॉक्सीमिया है, तो हमें ये थेरेपी, टोकोलाइटिक थेरेपी इस्तेमाल नहीं करनी है। अगर बच्चे में इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन है तो भी हमें इसको छोड़ देना है। सॉरी, अगर उसको सीवियर एपीएच है यानी एंटीपार्टम हैमरेज है, उसको कोई भी ब्लड रिलीज हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, सीवियर एपीएच है, तो भी हम टोकोलाइटिक थेरेपीज की तरफ नहीं जाएंगे। अगर फीटल में जो फीटस है मदर के वुम में, उसको में कोई एनोमलीज है तो भी हम टोकोलाइटिक थेरेपी की तरफ नहीं जाएंगे। एंड द क्लोरोएमोनाइटिस, अगर आपके जो फ्लूइड है, जो लेयर है, उसमें अगर कोई स्वेलिंग या इन्फ्लामेशन आपको देखने को मिल रहा है कोरियो अमाइनो लेयर में, तो आप ये थेरेपी इस्तेमाल नहीं करेंगे। एंड मैटरनल हार्ट डिजीज़, अगर माँ को कोई हार्ट डिजीज़ है तो भी हम इन थेरेपीज़ को क्या करेंगे, कॉन्ट्रागेटेड कर देंगे। कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं इनके कि हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी, अब इस थेरेपी के अगर हम अभी तक मैनेजमेंट ही पढ़ रहे हैं, रिड्यूस द मोटिलिटी, ये क्या करेंगे, अगर हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं तो ये बच्चे के मृत्यु दर को कम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, थोड़ा सा उसको रिड्यूस कर देंगे, कम चांसेस, इंसिडेंस ऑफ रीनियल डिस्ट्रेस सिंड्रोम, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम एंड द इंट्राक्रेनियल हैमरेज। ये क्या करेंगे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो थेरेपी हम इस्तेमाल करेंगे तो ये मोटिलिटी रेट को भी रिड्यूस कर देंगे, और जो इंसिडेंस है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम को, इसको भी क्या करेंगे, रिड्यूस कर सकते हैं। एंड द इंट्राक्रेनियल हैमरेज, इसको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। सिमुलेट द पेनी सोसाइट टू सेल टू प्रोड्यूस द सर्फिकेंट, और हम ऐसे स्टिमुलेट्स फिनोसाइट्स को टू सेल टू प्रोड्यूस सर्फेंट, ऐसा स्टिमुलेट डालेंगे उसमें जिससे कि क्या हो, वहाँ पर सर्फिकेंट अपने आप ऑटोमेटिकली सेल में प्रोड्यूस हो जाए। अगर हम स्टैटिकली बात करें तो सिग्निफिकेंट इफेक्ट अप टू कब होगा, इसका जो इफेक्ट है वो एट द गेस्टेशन एज ऑफ 34 वीक्स। एंड द बीटामेथासोन 1 and 12 mg गिवन द ट्वाइस, यानी कि हम उसको बीटामेथासोन को दे सकते हैं इंट्रामस्कुलर 12 mg, कहाँ पर दे सकते हैं उसको, इंट्रामस्कुलर देंगे कब, ट्वाइस 24 आवर अपार्ट, यानी कि 24 घंटे में आप उसको 2 बार इसको मेडिकेटेड करेंगे। एंड ऑप्टिमल बेनिफिट इज फ्रॉम 24th आवर टू 7 days, यानी कि 24 घंटे में देना है, और कितना, 7 दिन के लिए, फॉर द 7 days। Labor and the delivery should be in a well equipped center with the good SCUB, यानी कि वो जहाँ उसको लेबर है, जहाँ आपको डिलीवरी कराना है, वो क्या होना चाहिए, वेल इक्विप्ड होना चाहिए, कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन इन बीच आ जाता है तो आप उसको तुरंत क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर पाएँ और उसे तुरंत हैंडल कर सकें उस सिचुएशन को। कॉन्टीन्यूसली फीटल मॉनिटरिंग, आपको माँ के साथ साथ बच्चे की भी मॉनिटरिंग करनी है कि उसका हार्ट रेट भी लेना है और उसकी प्रोग्रेस भी आपको चेक करते रहना है। फोर्सेप एंड द एपिजोटमी फॉर द सिफेलिक प्रेजेंटेशन, हम फोर्सेप डिलीवरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं प्री टाइम डिलीवरी, जो कि आज न्यू ट्रेंड्स में बैन है कि फोर्सेप डिलीवरी हम लाइव बच्चे के लिए जनरली नहीं करते हैं, पर सपोर्टिंग हैंड के लिए हम फोर्सेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एपिजोटमी आप यू आर द वेरी कॉमन कि वो स्पेस को बढ़ा सकता है जब, लेकिन हम ये सब तब करेंगे जब हमें पता हो कि वो नॉर्मल सिफेलिक प्रेजेंटेशन में बेबी है। एंड सिजेरियन सेक्शन फॉर द ब्रिजेस, हम सिजेरियन सेक्शन की तरफ जाएंगे प्री टाइम में अगर वो माल फॉर्मेशन में है बच्चा, यानी कि बटेक्स प्रेजेंटेशन है उसका। इफ़ वेट इज़ लेस देन 150 ग्राम, यानी 1.5 किलो से कम का बच्चा है तो हम सिजेरियन सेक्शन की तरफ जाएंगे, और अगर वो ब्रीच है यानी कि उसका प्रेजेंटेशन रिवर्स है। अब नेक्स्ट
बात करते हैं, ये तो पीछे था प्री टर्म लेबर को जिसको हमने मैनेज किया, जिसके हमने रिस्क फैक्टर्स पढ़े, उसके इंसिडेंट्स पढ़े, क्या क्या ऐसे कॉजेज़ हैं जो मदर को प्री टर्म के लिए ले जाते हैं। जैसे सबसे पहला कॉज था, आपको मैंने बताया था, जो सबसे पहला कॉज था वो ये था कि उसको पहले भी प्री टर्म हुआ है, या फिर वो कोई ट्रीटमेंट लेती है या किसी सब्सटेंस अब्यूज़ में है या टोपोगो लेती है, तो वहाँ पर भी चांसेस होते हैं उसका अगेन जो डिलीवरी होगी वो प्रीमेच्योर होगी, या उसको रिपीटेड अबॉर्शन हो रहे हैं तो भी वो कहाँ जाएगा, प्रीटर्म लेबर की तरफ, हाई रिस्क में काउंटेबल होगा। अब बात करते हैं प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, यानी टाइम से पहले ही मेम्ब्रेन का रप्चर हो जाना इज नोन एज प्रोम, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। सो रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन बिफोर द ऑनसेट ऑफ लेबर, यानी कि लेबर आने से पहले, लेबर पेन आने से पहले ही क्या हो जाए, उसका मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए एट एनी स्टेज ऑफ गेस्टेशन, किसी भी या फिर किसी भी गेस्टेशन वीक में या किसी भी गेस्टेशन पीरियड में उसका मेम्ब्रेन रप्चर हो, दैट इज काउंटेबल इन द प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। क्या कॉजेज हैं कि जो मेम्ब्रेन रप्चर हो जाता है? सो इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस नो क्लियर कॉजेज इज फाउंड। हम अक्सर बात करते हैं इडियोपैथिक में कि ज़्यादातर कॉजेज अननोन होते हैं कि किस वजह से ये हुआ, हमें पहला कॉज तो अननोन ही होता है हमारा, लेकिन ज़्यादातर जो कॉजेज़ होते हैं जो रप्चर होने के वो ज़्यादातर इन्फेक्शन चांसेस है। हमने पीछे भी बात की थी प्रीमेच्योर लेबर में भी कि उसको अगर वजाइना में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो ये सबसे बड़ा कॉज करता है उसको ले जाने के लिए प्रोम की तरफ और प्री टर्म लेबर की तरफ, यानी टाइम से पहले ही उसको वो बच्चा डिलीवर कर लेते हैं। वजाइनल एक और उसमें एक मेन कॉज था, आई थिंक आई जस्ट अगर उसको हाइड्रोसेफेली है या वो मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो भी क्या होगा, उसको प्रीटर्म लेबर होने के चांसेस, ओवरवेटेड बेबी है तो भी प्रीटर्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, मल्टीपल प्रेगनेंसीज। यहाँ पर बात कर रहे हैं, अभी हम वापस आ जाते हैं इन द प्रोम। सो सबसे पहले आपने दिखाया, मैं आपको बता रही हूँ द कॉजेज आर अननोन, एंड द सेकंड वही है कि उसको क्या इन्फेक्शन है, उसको अगर वेजाइनल इन्फेक्शन है लाइक बैक्टीरिया वेजाइनोसिस एंड अ ग्रुप ऑफ बीट स्ट्रेप्टोकोकस, ये सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के लिए। एंड द सर्वाइकल इनकम्प्लीट, यानी कि जो उसका सर्विक्स है वो उस लेवल का नहीं है जो उसको डिलीवर कर पाए, या वो अच्छे लेवल पर डायलेशन होता हो या फुल्ली डायलेट हो रहा है, उसकी टोनिसिटी अच्छी नहीं है, तो ये भी एक कारण होता है आपके प्रोम का। एंड अबनॉर्मल मेम्ब्रेन, या फिर क्या है वो मेम्ब्रेन ही जिस तरह की मेम्ब्रेन होनी चाहिए उसमें एबनॉर्मलिटीज़ हैं, तो इट इज आल्सो अ कॉमन कॉज फॉर द प्रोम। हाउ कैन यू डायग्नोस? तो हिस्ट्री ऑफ फ्लूइड लॉस पर वजाइना, हम यहाँ से देख सकते हैं कि उसके वजाइना से कितना फ्लूइड बाहर आ गया है, तो हम उससे आइडिया लगा सकते हैं कि उसको क्या है, प्रोम हुआ है, उसकी जो मेम्ब्रेन है वो ऑलरेडी पहले से रप्चर्ड हो गई है। विजुअलाइजेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इन दी वजाइना, और हम देख सकते हैं कि अगर वो फ्लूइड निकल रहा है, लीकेज हो रहा है, तो हम वजाइना में एमनियोटिकल फ्लूइड को देख सकते हैं। किससे? एक स्पैकुलम आप लगाएंगे तो स्टेराइल स्पैकुलम से आप उसको आंखों से विजुअलाइज कर पाएंगे कि एमनियोटिक फ्लूइड आ रहा है। एंड द पॉजिटिव इंट्राजिन टेस्ट, ये एक टेस्ट है जिसको आप कर सकते हैं। एल्कलाइन एमनियोटिकल फ्लूइड टर्न्स येलो, अगर आप इस टेस्ट को करते हैं तो जो हमारा एमनियोटिकल फ्लूइड है वो येलो टर्न्स येलो, वो येलो कलर में टर्न हो जाएगा। नाइट्रोजन एडेंट टू ब्लू कलर, क्योंकि जो एजेंट है वो ब्लू कलर में था और जैसे आप वहाँ डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इनका टर्न इनटू द येलोइश कलर। सर्वाइकल म्यूकस एंड द एल्कलाइन यूरिन गिव फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट, यानी कि अगर आप ये देखेंगे ब्लड या सर्वाइकल म्यूकस को देखेंगे एंड द एल्कलाइन यूरिन गिव द फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट, वो आपको फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। सो पॉजिटिव फर्न टेस्ट भी आप इसमें कर सकते हैं इसको डायग्नोस करने के लिए। तो दिस आर द सम डायग्नोसिस कि आप फ्लूइड को असेस कर लीजिए, वजह से कितना गया है, उसकी हिस्ट्री ले सकते हैं, कब कब गया है, कितना कितना गया है, विजुलाइज कर लीजिए स्टेराइल स्पैकुलम से कि कितना ब्लड का लॉस हुआ है। एंड द पॉजिटिव नाइट्रोजन टेस्ट कर सकते हैं जो ब्लू कलर का होता है और वो येलोइश कलर में चेंज हो जाता है। एंड द पॉजिटिव फर्न टेस्ट, सो आप यहाँ पर अल्ट्रासोनिकग्राफी से भी मार्क कर सकते हैं, मार्क द डिक्रीज और द एब्सेंट लिक्विड, आप ये देख सकते हैं कि मार्क कर सकते हैं कितना उसका जो फ्लूइड है वो कितना कम है या उसमें फ्लूइड है ही नहीं, इससे भी हम मार्क कर सकते हैं कि उसको प्रोम हुआ होगा यानी प्रीमेच्योर ऑफ मेम्ब्रेन रहा होगा। कन्फर्म द गेस्टेशन एज एंड एक्सक्लूड द फीटल एनोमलीज, और ये भी हम कंफर्म कर सकते हैं कि कितना उसका
गेस्टेशन एज है, यानी उसका प्रेगनेंसी कितने वीक्स का चल रहा है, कितने दिन का है, कितने आवर का है, ये सब हम अल्ट्रासोनिक ग्राफिक से मालूम कर सकते हैं एंड एक्सक्लूड द फीटल एलिमेंट्स। और उसमें से हम ये भी देख सकते हैं कि इसमें फीटस की में क्या क्या एबनॉर्मलिटीज़ आपको दिखाई दे रही हैं। सो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं अगर प्रॉम हो जाए? तो प्री मैच्योर लेबर होगा, अगर उसको प्रॉम हो गया तो टाइम से पहले डिलीवरी होने के रिस्क बढ़ जाएंगे। सो एमनोटिकल फ्लूइड कंटेन द प्रोस्टाग्लैंडिन्स। फिर आपके आता है क्रोनोएमेनाइटिस, ये भी इसका बहुत बड़ा कारण है कि अगर आपको प्री मैच्योर रैप्चर हो गया है मेम्ब्रेन का तो आपको क्रोनोएमेनाइटिस हो जा सकता है। द एमनोटिकल फ्लूइड हैज़ बैक्टीरियोस्टैटिक प्रॉपर्टीज़ एंड एक्ट एज अ मैकेनिकल बैरियर अगेंस्ट द इन्फेक्शन, क्योंकि ये वो लेयर है जो हमें इन्फेक्शन को अंदर बेबी तक पहुंचाने के लिए रोकती है। सो अगर ये निकल जाए तो इसका प्रोटेक्शन ख़त्म हो जाएगा और इसका जो बैरियर है, जो इन्फेक्शन को अंदर जाने के लिए बैरियर का काम करती है, इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो क्या होगा, बच्चे में इन्फेक्शन पहुँचने के चांसेस बढ़ जाएंगे और क्या होगा, वो मेम्ब्रेन रप्चर होने के प्रोम की तरफ को इंडिकेशन ले जाएंगे। फीटल सेप्सिस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे एंड द लंग्स हाइपोप्लेजिया इज अकर बिफोर द 24 वीक, और जो बच्चे है उसके लंग्स में हाइपोप्लेजिया होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। सो द मैनेजमेंट, व्हाट इज़ द मैनेजमेंट, कि क्या मैनेजमेंट है? जैसे कि आप दे रहे हैं एक दूसरे से ये का एसोसिएशन है, प्री मैच्योर लेबर का प्रोम से एसोसिएशन है और प्रोम का प्री मैच्योर लेबर से एसोसिएशन है। तो ऐसे ही हमारे अगर हम ऑब्स्टेट्रिक की बात करें तो हर कॉजेज एक दूसरे से एसोसिएटेड है जो कॉम्प्लिकेशन की तरफ उसको ले जाता है। सो क्या मैनेजमेंट है? द मैनेजमेंट डिपेंड्स मेनली ऑन द गेस्टेशन एज। हम जब भी कोई मैनेजमेंट देते हैं प्रोम में तो उसकी एज को देखते हुए करते हैं कि उसको कितने वीक की प्रेगनेंसी है, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं कि कौन सी थेरेपी हमें देनी है, क्या हमें उसकी डिलीवरी करानी है या उसको सुप्रेस करके थोड़े टाइम के लिए रोकना है। सो पहले अगर हम बात करें, अगर उसका वीक है 36 वीक्स, जो नियर अबाउट कहाँ पर है, प्रेगनेंसी खत्म होने के कागार पे, 36 वीक्स इज अ कंप्लीट 9 मंथ्स। सो हम और या उससे ज़्यादा हो गया तो हम कहाँ जा सकते हैं, उसको इंडक्शन ऑफ लेबर की तरफ, जहाँ पर हम आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करके उसको इंड्यूस कर सकते हैं उसके लेबर को। अगर वो लेस देन 36 वीक है तो एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट, हम उससे जो भी वो एक्सपेक्ट कर रहा है उस एज लेवल से, तो हम उसके हिसाब से उसको मैनेज करेंगे अनलेस देयर द एविडेंस ऑफ क्रोनोइटिस। अगर हम एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट ले रहे हैं, अगर उसके पास हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि उसको कोरियोएमेनाइटिस है, तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट को चूज़ कर सकते हैं। अगर ये है हमारा तो हम उसको कहाँ लेके जाएंगे, सीधे सिजेरियन सेक्शन की तरफ लेके जाएंगे। सब बात करते हैं कोरियोएमेनाइटिस। व्हाट इज़ अ कोरियोएमेनाइटिस? आपको जैसे मैंने बताया, इट्स अ लेयर जो प्रोटेक्ट करती है बेबी को अंदर किसी भी इन्फेक्शन को, आउटर इन्फेक्शन फ्रॉम द वूम टू स्प्रेड इनटू द फीटस। सो ये उसका प्रोटेक्टेड लेयर है और टाइटिस से आपको पता चल रहा है देयर इज अ इन्फ्लामेशन इन दिस लेयर। सो मैटरनल हाइपरेक्सिया हो जाएगा, मैटरनल हाइपरेक्सिया है दैट इज़ 38 डिग्री, जैसे नॉर्मल हमारा 37 है, उसका 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। एंड द टेंडर इरिटेटेड यूट्रस, और जो उसका जो यूट्रस है वो क्या होगा, बहुत टाइटली इरिटेबल यूट्रस आपको शोन ऑन होगा। एंड द फॉल स्मेलिंग वजाइनल डिस्चार्ज, और आपको एक थोड़ा सा स्मेल में आपको फ़र्क, जिसे हम फॉल स्मेल कहते हैं, जो प्लीजेंट स्मेल नहीं है। सो फॉलर स्मेल फ्रॉम द वजाइनल, जैसा कि आपको पता है जो एमनेटिकल फ्लूइड है वो बिल्कुल क्लियर होता है और उसमें कोई भी किसी भी तरह का स्मेलिंग पार्ट नहीं होता, ट्रांसपेरेंट इट इज। सो अगर उसमें ज़रा सा भी कुछ इन्फेक्शन है तो वो ट्रांसपेरेंसी भी खत्म होगी एंड द स्मेल गो टू द फॉल स्मेलिंग। सो द फॉल स्मेलिंग ऑन द वजाइनल डिस्चार्ज एंड द फीटल ट्रैकिकार्डिया, और ये भी आपको कॉमनली देखने को मिलेगा जब उसको कोरियोएमेनाइटिस होगा। एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट में आप क्या करेंगे कि जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर वो लेस देन 36 वीक्स है तो आप उसके अकॉर्डिंग, उसके सिचुएशन के अकॉर्डिंग, उसके गेस्टेशन एज के अकॉर्डिंग आप मैनेजमेंट को चूज़ करेंगे एंड सेलेक्ट द बेस्ट मैनेजमेंट फॉर द वुमेन, फॉर द मदर। रेस्ट इन द हॉस्पिटल, आप उसको रेस्टिंग पोजीशन में रखेंगे, उसको रेस्ट कराएंगे कि आपको कोई स्ट्रेस नहीं लेना। अर्ली डिटेक्शन ऑफ कोरियोएमेनाइटिस, आप पहले ही से अगर डिटेक्ट कर लेते हैं कि उसको कोरियोएमेनाइटिस है तो आप इमीडिएट डिलीवरी की तरफ जाएंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि हम सीधे सिजेरियन सेक्शन की तरफ जाते हैं क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें, मैं आपको प्रीवियस स्लाइड पे ले जाती हूँ, जैसे ये सब चीज़ें उनको आपको दिखाई देंगी। तो इसीलिए जब भी हमें कोरियोएमेनाइटिस के साइन सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो वी आर गो फॉर द cesarean section without any delay.
So immediate delivery by the twice weekly WBCs and the C reactive proteins, हम उसको immediate delivery की तरफ ले जाएंगे. अगर हमें अर्ली डिटेक्शन हो जा रहा है टाइम से पहले कि उसको कोरियो अमीनो एसिड, तो हम बाय ट्वाइसली उसका WBCs और उसके C रिएक्टिव प्रोटीन्स को लगातार चेक करते रहेंगे. एंड द हाई वेजाइनल स्वैब फ्रॉम द कल्चर, जो वजाइना से हम स्वैब लेंगे उसको हम कल्चर के लिए भेजेंगे कि उसको कोई वजाइनल इन्फेक्शन, जैसे हम पीछे स्ट्रेप्टोकोकाई की बात करते आए हैं, पीछे वजाइनल की बात करते आ रहे हैं, बैक्टीरियोसिस की, बैक्टीरियोसिस वजाइनोसिस, वो जो अगर हम डिटेक्ट कर लेते हैं तो हम इसके लिए ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं. जहाँ मैंने पहली स्लाइड में भी आपको बताया, हम एंटीबायोटिक्स दे के इनके जैसा हमें कल्चर में मिले ना उसके अकॉर्डिंग हम वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे. एंड द प्रोफिलेटिक एंटीबायोटिक्स फॉर द 10 days. प्रोफिलेटिक एंटीबायोटिक मीन्स उसको क्योर करने के लिए जो हम मेडिसिन लेते हैं, उसको सही करने के लिए जो मेडिसिन लेते हैं, उसको हम एंटीबायोटिक्स को स्टार्ट कर देंगे अकॉर्डिंग टू द डिजीज कंडीशन और द बैक्टीरिया और द वायरस. सो रूल ऑफ द ट्रोकोलेटिक, क्या ऐसे नियम हैं जो हम फॉलो करेंगे इस दौरान. तो सबसे पहले अलाउ द टाइम फॉर द कॉर्टिकोस्टेरॉइड टू वर्क. हमें वो टाइम देना है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड काम करे, इतना टाइम हमें देना है. एंड द कॉन्ट्राइंडिकेशन इन द प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन, और कहाँ हम इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे, कहाँ पर ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड, जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि कहाँ हम इनको नहीं देंगे. यानी कि मदर को कोई हार्ट डिजीज़ है या बच्चा इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन है, तो हम वहाँ पर ट्रोकोलेटिक ट्रीटमेंट को स्टार्ट नहीं करते हैं. सो वहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम इस रूल को फॉलो करना है कि हम ट्रोकोलिटिक मेडिकेशन कब स्टार्ट करेंगे और कहाँ नहीं करना है, ये हमें ध्यान में रखना है. राइट. रूल फॉर द कॉर्टिकोस्टेरॉइड में अगर हम बात करें, ये तो टोकोलिटिक्स के लिए बारे में बात थी, अब हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के बारे में बात करें तो क्या रूल हम फॉलो करें अगर हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे रहे हैं. क्योंकि हम कह रहे हैं कि हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड को अगर एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं तो हमें उसे थोड़ा सा टाइम देना है उसका वर्क को देखने के लिए. तो सिग्निफिकेंट वैल्यू फॉर द प्रेगनेंसी लेस देन 34 वीक, हमें ये ध्यान रखना है कि वो अगर 34 वीक से है तो हमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड किस लेवल पर उसको देना है. एंड दिस इज़ माई द लास्ट स्लाइड. सो द सर्फिकेंट्स भी हम जो देते हैं ये प्रोड्यूस होते हैं बाय द फिनोसाइट टाइप 2 सेल्स. ये यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, कंसिस्ट मेनली ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स. क्या है इसमें, जो इसमें मेनली जो इसमें पर्टिकुलरली रहते हैं वो है फॉस्फोलिपिड, न्यूट्रल लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड द कार्बोहाइड्रेट्स. राइट. तो इसमें जो आपका फिनोसाइट टाइप सेल 2 है वो प्रोड्यूस करता है, उसमें आपको जो मेनली कंपोनेंट्स दिखाई देते हैं वो फॉस्फोलिपिड है, न्यूट्रल लिपिड है, प्रोटीन है एंड द कार्बोहाइड्रेट्स. एंड द मेजर्ड एज अ रेशियो लेथेनिसिन मेजर्स एज अ रेशियो. आप अगर इसका रेशियो देखेंगे इट्स लेसर देन 2 मैच्योर लंग्स में, दैट इज अ लेथेसिन. एंड द स्पाइनोजर्मलिन इस्तेमाल करते हैं जो मैच्योर लंग्स में जो है लेस देन 2 आपको देखने को मिलता है. एंड द डिक्रीज एलोवेरल सरफेस टेंशन, ये क्या करते हैं हमारे जो लंग्स में जो एलोवेरल सरफेस टेंशन है उसको थोड़ा सा कम कर देते हैं. मेंटेन द एलोवेयर ओपन, और जो हमारी एलोवेलाइज हैं वो ओपन हो जाती हैं एट द लो इंटरनल एलोवेरल डायामीटर. वो क्या होती है, थोड़ी ओपन हो जाएंगी, जिनका डायामीटर इंटरनली एलोवेयर का डायामीटर थोड़ा कम है वो थोड़ा ओपन हो जाएंगी, और क्या होगा वो टेंशन को वो क्या करेंगी थोड़ा कम कर देंगी. एंड डिक्रीज द इंटर एलोवेयर फ्लूइड, जो उसके अंदर जो फ्लूइड रहता है हमारे उस फ्लूइड को हम क्या करेंगे कम, उसको ये कम कर देते हैं. दैट इज कॉल्ड द सर्फिकेंट. राइट. आई थिंक इट्स अगर बात करें समराइज, तो अभी तक जो आज हमने टॉपिक पढ़ा वो था हमारा प्री टर्म लेबर एंड द प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, जो जिनका आपस में एक दूसरे से एसोसिएशन था. हमने अभी तक पीछे बात की कि प्री टर्म लेबर को आप कैसे डिफाइन करेंगे आफ्टर 24 वीक्स ऑफ गेस्टेशन एंड और बिफोर द 36 और 37 वीक्स को हम काउंट करते हैं प्री टर्म लेबर में. हमने पीछे बात की थी इनकी, अगर हम बात करें तो क्या आइटियोलॉजी थी, कॉजेज. सबसे पहले तो हमने कई सारे पढ़े, एडियोपोडिक पैथिक एजेंट्स पढ़े, ट्रोकोलिटिक थे, ऑब्स्टेक्टिल कॉजेज थे जो हमने यहाँ पर बात की इनकी, जो क्या कारण हैं जो प्री मैच्योर लेबर की तरफ जाते हैं, जिसमें कॉमनली अगर हम बात करें तो पहला अननोन ही रहता है, एंड सेकंड उसका सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस क्या है, या उसकी पहले भी प्री मैच्योर लेबर हुआ है तो सेकंड डिलीवरी में चांसेस हैं वो फिर प्री मैच्योर लेबर हो सकता है, या फिर वो मल्टीपल प्रेगनेंसी है उसको
मल्टीपल प्रेगनेंसी में से मैंने आपको क्लियर किया है कि वो एक से ज़्यादा बच्चे हैं उसमें, 1 to more fetuses इन द मदर्स वूम, तो प्री टर्म लेबर हो सकता है। एंड मेन कॉज इज़ देयर, अगर हम बात करें कि वो कोई टोबैको यूज़ करती है या कोई सब्सटेंट अब्यूज़ करती है तो भी प्री टर्म लेबर की तरफ वो जाता है। मैनेजमेंट हमने आपको हर तरह का मैनेजमेंट बताया कि मैग्नीशियम सल्फेट का मैनेजमेंट था, एंड ट्रोकोलिटिक मैनेजमेंट था, एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड मैनेजमेंट था। अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन एंड अकॉर्डिंग टू द गस्टेशन एज हम इन सबको इस्तेमाल करते हैं। इसमें बीच में हमने बात की कॉर्नियो एमोनाइटिस की, कि अगर ये लेयर में अगर ये है तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ता है कि इसको कोई वजाइनल इन्फेक्शन है तो हम सीधे सिजेरियन सेक्शन के लिए जाएंगे विदाउट एनी डिले, राइट। हमने सर्फिकेंट की बात की, सुप्रेस एंटागोनिस्ट की भी बात करी। वो क्या करते हैं, इस टाइम में हम पेशेंट को पूरा फुल्ली रेस्ट देते हैं। मैनेजमेंट जब हम कर रहे हैं फुल्ली रेस्ट करते हैं, बच्चे के फीटल हार्ट को भी मेजर करते रहते हैं, मदर कंडीशन को भी एसेस करते रहते हैं। इफ़ देयर इज एनी काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशन वी गो फॉर द नॉर्मली सिजेरियन सेक्शन। सो थैंक यू टू all, and this is my last slide. Thank you.